बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज पॉलिटिकल साइंस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और उसमें आज हमारा टॉपिक है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। पीछे भी हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं जहां पर हम मुख्तलिफ अप्रोचेस के बारे में हमने बात की थी और ये वीडियो उसी का एक हिस्सा है। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई ये बटन पर आपको एक लिंक नज़र आएगा, उस लिंक के ज़रिए आप उस वीडियो को पहले देखें और ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो इससे पहले कि हम अपने वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के हम चलेंगे अपनी असल मौजू की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बिल्कुल आगाज़ में आपको बताया कि आज का हमारा जो मौजू है वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो अप्रोचेस दो किस्म की होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर हम एक पूरी वीडियो बना चुके हैं, उसमें उसको हम डिस्क्राइब भी कर चुके हैं और उसकी किस्मों को भी देख चुके हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है मॉडर्न अप्रोच। हम देखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच होती क्या है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टी मेथड अप्रोच that draws on theories and methodologies from various fields such as sociology, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और फिलोसफी। तो वो कहते हैं ये एक ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी एक फील्ड है, ऐसी एक अप्रोच है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को इंस्पायर करके, मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे इंस्पायर होकर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक चीज़ों को स्टडी करने में हेल्प देता है। Its focus on the role of institutions and interaction between actors and shaping political outcomes। तो वो कहते हैं कि ये फोकस करता है आपके जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको स्टडी करता है और उनका और जो हमारे एक्टर्स होते हैं, जो यानी अफराद होते हैं, उनका जो रिलेशनशिप होता है अदारों के साथ, उसको स्टडी करके हम आइंदा के लिए पॉलिटिकल नताइज जो हैं वो अखज़ करते हैं इस अप्रोच के तहत। दिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स। इसमें कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल रूल्स को एनालिसिस करना, तज्ज़िया करना, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, कुछ क़वाइद व ज़वाबित को और जो चीज़ें की जा रही होती हैं उनको स्टडी करना शामिल होता है। डैट स्ट्रक्चर पॉलिटिकल सिस्टम्स, जो पॉलिटिकल सिस्टम्स को एक्चुअली बनाते हैं उनको स्टडी करने का नाम है। एंड हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस शेप इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बिहेवियर। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर जो बिहेवियर डेवलप होता है उसमें क्या रोल प्ले करते हैं, ये मॉडर्न अप्रोच का एक महवर है। अब मॉडर्न अप्रोच की जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो इसमें 5 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है बिहेवियरलिज्म, रेशनल चॉइस थ्योरी, पोस्ट मॉडर्नलिज्म, फेमिनिज्म और आखिरी है क्रिटिकल रेस थ्योरी। अब इन चीज़ों को हम बारी बारी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडिविजुअली क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियरलिज्म की। बिहेवियर से निकला है। बिहेवियरलिज्म सीक्स टू अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये कहते हैं कि ये जो बिहेवियरलिज्म है ये क्या इनकरेज करता है, किस चीज़ को इनकरेज करता है कि साइंटिफिक थ्योरी को शामिल किया जाए पॉलिटिक्स थ्योरी के साथ, यूजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो नज़रियात हैं, जो थ्योरीज़ हैं, उनको देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए तो ये कहा जाता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव थ्योरीज़ जो हैं वो मद्देनज़र रखी जाती हैं इस अप्रोच के तहत। इट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल एज द प्राइमरी यूनिट ऑफ द एनालिसिस इन द पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में एक फ़र्द जो है उसको एनालिसिस किया जाता है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के तौर पे। Behavioralism has had a significant impact on field of political science। इसका political science की फील्ड पर बहुत ज़्यादा गहरा असर है। And its influence can be seen in many sub fields। और इसका कितना असर है, इसकी बहुत सी जो सब फील्ड्स हैं उसमें इसको देखा जा सकता है, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में और पब्लिक पॉलिसी में इसका बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। तो इसको हम इसमें देख सकते हैं। ताहम उसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया है। हाउएवर बिहेवियरलिज्म हैज़ आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स नैरो फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। वो कहते हैं बड़ा नैरो फोकस है एक बिहेवियर के ऊपर,
and its failure to account for the broader social, economic and cultural factors that influence political behavior. तो वो कहते हैं ये इसका ब्रॉड विजन होना चाहिए था, क्योंकि इसका सिर्फ एक इनफरादी जो इंडिविजुअल का बिहेवियर उस पर ही नहीं इन्हिसार होता, बल्कि पॉलिटिकल बिहेवियर का इन्हिसार बहुत से इकोनॉमिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स और दीगर फैक्टर्स पे भी होता है। तो ये इस पर क्रिटिसिज्म किया गया है। अब इसके हम दूसरी किस्म पढ़ेंगे, रेशनल चॉइस थ्योरी। द थ्योरी अज्यूम्स दैट इंडिविजुअल्स आर रेशनल एक्टर्स। वो कहते हैं जो लोग हैं ये रेशनल एक्टर्स होते हैं, यानी जो अकल से सोचते हैं, हु मेक चॉइसेस, जो अपने फैसले करते हैं या चॉइसेस करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस, अपने फ़ायदों के हिसाब से, या अपनी जो किसी चीज़ को बेहतर अंदाज में देखने का होता है उसके हिसाब से, एंड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, और किस चीज़ पर कितना खर्च आता है और कितना फ़ायदा होता है, यानी ज़ाती मफाद कहाँ पे होता है, इन चीज़ों को वो देखते हैं, अपनी ज़ाती मफाद को देखते हैं इस अप्रोच के तहत। रेशनल चॉइस थ्योरी इज़ ऑफन यूज टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, किसमें, सेल्फ इंटरेस्ट यानी ज़ाती मफाद के टर्म में, एंड इट हैज़ बीन अप्लाइड टू ए वाइड रेंज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना, और ये जो थ्योरी है ये वाइड रेंज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना में इम्प्लीमेंट करती है, इंक्लूडिंग वोटिंग, वोटिंग पर भी इसका बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, लॉबिंग, किसी चीज़ की लॉबी करना, एक प्रोपोगंडा करना, उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है, इंटरेस्ट ग्रुप फॉर्मेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं उनको बनाने में, एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, और जो तजादात होते हैं इंटरनेशनली उनको डेवलप करने में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा किरदार है। आगे हम बात करेंगे जी, दिस अप्रोच अलाउज रिसर्चर्स टू मेक प्रिसाइज प्रेडिक्शंस, यानी ये जो रिसर्चर्स होते हैं वो इसको इस चीज़ की हेल्प मिल जाती है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की पेशगोइयाँ कर सकें अबाउट पॉलिटिकल आउटकम्स, के किस किस्म के सियासी नताइज सामने आएंगे बेस्ड ऑन द अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी। मुख्तलिफ़ किस्म की जो थ्योरीज़ हैं उनको देखकर उनकी बुनियाद पर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेडिक्शंस यानी पेशगोइयाँ की जा सकती हैं सियासी नताइज के बारे में। दिस थियरी इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर है, एंड हेल्प टू जनरेट न्यू इंसाइट्स, और मुख्तलिफ़ किस्म के नए स्टैटिस्टिक्स जनरेट के लिए हेल्प करती है ये चीज़, इनटू पॉलिटिकल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग में और पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करने के बारे में। इसी तरह जी पोस्ट मॉडर्निज्म, अब ये थ्योरी क्या चीज़ है, पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट that emerged in the mid 20th century and has influenced a wide range of fields including political science। तो ये 20th century में आई है, सामने आई है, और इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पैदा किया है ख़ास तौर पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। पोस्ट मॉडर्निज्म हैज़ चैलेंज्ड द ट्रेडिशनल अजम्पशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसने जो ट्रेडिशनल रवायती जो अजम्पशंस थी, जो एक थ्योरीज थी, जो नज़रियात थे, उसको चैलेंज किया है। that there is a single objective reality that can be discovered and analyzed। तो वो कहते हैं कि पुराने नज़रियात को छोड़ के हमें एक ख़ास मकसद पे फोकस करना चाहिए चीज़ों को देखने और एनालाइज करने के लिए। इसको मज़ीद समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यूज दैट लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट अ टूल फॉर डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड। वो कहते हैं लैंग्वेज, इस पर चूँकि लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा काम होता है और लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस, ये जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म है ये दो चीज़ों पर फोकस करती है, लैंग्वेज पे और पावर पे। तो यहाँ वो कहते हैं लैंग्वेज सिर्फ एक ऐसा टूल नहीं है जो आप वर्ल्ड को आपको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि बट डैट इज़ आल्सो प्लेज अ रोल इन कंस्ट्रक्टिंग एंड शेपिंग द रियलिटी। लेकिन हकीकत में एक लोगों के रवैये को बनाने के लिए ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। कौन सी चीज़? लैंग्वेज। पॉलिटिकल एक्टर्स यूज़ लैंग्वेज टू क्रिएट नैरेटिव्स। जो पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं यानी अफराद होते हैं, लोग होते हैं, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं नैरेटिव्स बनाने के लिए, एंड फ्रेम इश्यूज इन डिफरेंट वेज, और मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज जो हैं वो बनाने के लिए डैट एडवांस देयर इंटरेस्ट एंड परस्पेक्टिव, एंड दीज नैरेटिव्स कैन शेप हाउ पॉलिटिकल एक्टर्स एंड सिटीजन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। और यही जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उसमें पॉलिटिकल एक्टर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी तरह जी पोस्ट मॉडर्निज्म हैज़ हाईलाइटेड द रोल ऑफ पावर इन द शेपिंग पॉलिटिकल रियलिटी। तो ये कहते हैं जी पॉलिटिकल मॉडर्निज्म जो है वो रोल पावर के रोल को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल रियलिटी को शेप अप करती है। पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यू दैट पावर रिलेशंस आर एम्बेडेड इन लैंग्वेज।
یعنی وہ کہتے ہیں پاور کا ریلیشن بھی لینگویج کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ڈسکورس اینڈ سوشل اسٹرکچر اینڈ دیئر پاور شیپس وٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی نالج اینڈ ٹروتھ. اور یہ جو چیزیں ہیں لینگویج اور پاور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکچولی پولیٹیکلی حقیقت کیا ہے اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اور ہمیں نظر کیا آ رہا ہے، ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. اسی طرح یہ نیکسٹ جو ٹائپ ہے وہ ہے فیمنزم. فیمنزم جو ہے وہ کیا ہے؟ فیمنزم از اے ماڈرن اپروچ آف پولیٹیکل سائنس. یہ ایک ماڈرن اپروچ ہے دیٹ فوکسز آن دا رول آف جینڈر ان شیپنگ پولیٹیکل پاور. پولیٹیکل پاور کو جنریٹ کرنے کے لیے جینڈر پر یہ فوکس کرتے ہیں. پالیسیز کو شیپ اپ کرنے کے لیے اور انسٹیٹیوشنز کو اچھی طریقے سے چلانے کے لیے یہ جینڈر پر فوکس کرتے ہیں. Feminist political scientist seeks to challenge and transform traditional understanding of politics by highlighting the ways in which gender inequalities and power imbalances are embedded in political system and processes. وہ کیا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو جینڈر کے طور پر ان ایکویلٹیز تھی، یعنی بعض اوقات فیمیلز کو کم ریشو میں کچھ چیزوں کی جگہ ملتی ہے، کم جگہوں پہ ملازمت ملتی ہے، کم حقوق ملتے ہیں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں فیمیلز کو بھی یا جینڈر کی بیس پر بھی کسی چیز کو ان ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فیمیلز کو بھی پورا حق ہونا چاہیے کسی بھی چیز کے اندر نمائندگی کرنے کا. Feminist political scientists have also highlighted the importance of considering different forms of power. انہوں نے ڈفرینٹ فارمز آف پاور کو بھی ایکسپلین کیا ہے، سچ ایز کلچرل، اکنامک اینڈ سوشل پاور جو ہوتی ہے اس کو بار بار ایکسپلین کرتے ہیں ان ایڈیشن ٹو پولیٹیکل پاور. اور کہتے ہیں یہ پاور جو ہیں پولیٹیکل پاور کے طور پر سامنے آتی ہیں، لہٰذا ان پاورز کو یعنی اکنامیکل اور کلچر اور سوشل پاورز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، یہی بعد میں پولیٹیکل پاور بنتی ہیں. Feminist scholars have shown how gender bases are built into political institutions. انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح جینڈر کی بیسس پر ان ایکویلٹی انسٹیٹیوشنز میں موجود ہے، پالیسیز میں موجود ہے اینڈ پریکٹسز میں موجود ہے، اینڈ ہاؤ دیز بیسز ڈس ایڈوانٹیج وومین، اور کس طرح یہ ان ایکویلٹیز جو ہیں وہ وومن کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ان کے لیے غیر فائدہ مند رہتے ہیں. Feminists have analyzed the way in which political institutions like parliament, political parties and electoral systems disadvantages women and limit their political representation. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں، پولیٹیکل سسٹم میں یا ہر قسم کی جگہوں پر لیجسلیشن میں عورتوں کا بہت کم کردار ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم میں عورتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایکولی. نیکسٹ ہے جی جو لاسٹ ہے کریٹیکل ریس تھیوری. کریٹیکل ریس تھیوری اس کو CRT بھی کہتے ہیں، یعنی کریٹیکل ریس تھیوری، جس میں کلر کی بیس پر، جینڈر کی بیس پر، نسل کی بیس پر لوگ ایک دوسرے کو ان ایکولی تصور کرتے ہیں اور کم زیادہ یا اونچ نیچ کا جو تصور ہوتا ہے اس پر یہ بات ہو رہی ہے. کریٹیکل ریس تھیوری از اے ماڈرن اپروچ ان پولیٹیکل سائنس. یہ بھی ماڈرن اپروچ ہے ڈیٹ ایمرجڈ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس کا آغاز یونائٹیڈ اسٹیٹس میں سامنے آئی ہے یہ چیز ان لیٹ 70s اینڈ ارلی 90s، یعنی 1970 اور 80 کے درمیان یہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ ہو کے سامنے آئی ہے. اٹ از این انٹر ڈسپلنری فیلڈ آف اسٹڈی دیٹ ایکسپلورز دا ریلیشنز آف ریس، لا اینڈ پاور. یعنی ریس یعنی نسل کی بنیاد پر اور لا کی بنیاد پر اور پاور کی بنیاد پر جو ریلیشنز ہیں ان کو یہ ڈسکس کرتی ہے. CRT seeks to understand how race and racism have shaped legal and political institutions. وہ کہتے ہیں نسل کی بنیاد پر کس طرح پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو تقسیم ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر، اینڈ ہاؤ دیز انسٹیٹیوشنز کنٹینیو سپریڈ ریسیکل ان ایکویلٹی. اور یہ ادارے جو ہیں مسلسل پولیٹیکل ان ایکویلٹی یعنی غیر مساوی تقسیم جو ہے وہ جاری ہے نسل کی بنیاد پر. CRT اسکالرز آرگو ڈیٹ، وہ کہتے ہیں لا اینڈ پالیسیز ڈیٹ اپیئر نیوٹرل آن دا سرفیس، بظاہر تو یہ ہمیں برابر نظر آتے ہیں، سچ ایز ووٹر آئی ڈی لاز، جیسے کہ ووٹر آئی ڈی کے لاز ہیں یا ہاؤس پالیسیز کے لاز ہیں، کین ہیو اے اسٹرینجلی نیگیٹو امپیکٹ آن دا پیپل آف ڈفرینٹ کلرز. لیکن یہ اصل میں در حقیقت مختلف رنگ و نسل کے لوگوں پر مختلف قسم کے نیگیٹو اثرات بھی مرتب کر رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو دس اپروچ پیپل ہیو ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز. اس اپروچ کے مطابق چونکہ لوگوں کے پاس مختلف قسم کی آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں، ان کی مختلف پہچان ہوتی ہے اینڈ ایکسپیرینسز، اور لہٰذا ان کے تجربات بھی مختلف ہوتے ہیں. ڈیٹ انٹریکٹ ود ون اندر ٹو شیپ دیئر ایکسپیرینسز
آف کوریئن اینڈ پریویلیجز. لہٰذا فائدے اور نقصان کے حوالے سے یا جبر کے حوالے سے لوگوں کے ایکسپیرینسز بھی مختلف جگہوں پر مختلف ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بلیک وومن یعنی ایک جو خاتون ہے جو حبشی کہہ لیں نسل کی ہیں، میں ایکسپیرینس ریسزم، وہ اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نسل پرستی کا ڈفرینٹلی مختلف طریقوں سے فرام اے بلیک مین اور وائٹ مین. یعنی وائٹ مین اس کو اور طریقے سے عجیب و غریب طریقے سے ڈیل کرے گا، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے، اور بلیک مین جو ہے اس کو اور طریقے سے ڈیل کرے گا ڈیو ٹو انٹرسیکشن آف ریس اینڈ جینڈر. یعنی جینڈر بھی چونکہ اس کی مختلف ہے اور نسل بھی مختلف ہے، اس کی بنیاد پر اس کو مختلف طریقوں سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. یعنی وائٹ آدمی اس کو اور طرح سے ڈیل کرے گا، بلیک آدمی اس کو اور طرح سے ڈیل کرے گا. تو یہ جو تھیوری ہے پولیٹیکل بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کی، اسے کہتے ہیں کریٹیکل ریس تھیوری. میں امید کرتا ہوں آج آپ کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماڈرن اپروچ کیا ہے پولیٹیکل سائنس کی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آتا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی رپلائی کریں گے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.